सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के क्रम में अगला जो अपना पढ़ने का बिंदु है वो है संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन की व्यवस्था। यानी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसको अपने जनरली बोलचाल की भाषा में केंद्र शासित प्रदेश कह देते हैं। हालांकि संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हम यहाँ पे बात करेंगे क्या फ़र्क है। अपने को आज बात करनी है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करनी है। संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, कितने हैं, इनका जो निर्माण है, इनका जो गठन है वो किस आधार पर होता है, इनका प्रशासन कौन चलाता है, संविधान में इनसे संबंधित क्या प्रावधान है, टोटली बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है।
तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन की व्यवस्था। देखिए, पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, उसमें जो संघ राज्य क्षेत्र है या भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक तो है राज्य, एक है संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा है मित्रों अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र यानी कि जो हिस्सा अभी भारत का है नहीं वर्तमान में, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके से भारत किसी बाह्य क्षेत्र को अर्जित कर लेता है या फिर कोई बाह्य क्षेत्र अपने विवेक से अपनी मर्जी से भारत संघ में शामिल होना चाहता है तो हो सकता है, और उसका जो उल्लेख किया जाएगा मित्रों वो अर्जित क्षेत्र में किया जाएगा। इन सब से मिलकर बनता है अपना भारत। ये भारत का राज्य क्षेत्र है। अब बात यह है कि जब हम अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें, तो हम बात करते हैं अक्टूबर 2019 से पहले की, तो भारत में 29 राज्य थे और मित्रों 7 केंद्र शासित प्रदेश या जिसको हम कह सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र थे। 29 राज्य थे, 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। लेकिन आपको आइडिया होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो कि अक्टूबर 2019 को लागू होता है, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया है और जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए हैं, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित क्षेत्र या फिर संघ राज्य क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिए गए हैं। यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य था, ये जम्मू कश्मीर राज्य था, इसके 2 पार्ट करके एक तो जम्मू और कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, और ये दोनों क्या बना दिए मित्रों संघ राज्य क्षेत्र। यानी कि तब राज्यों की संख्या कितनी हो गई 28, और जो संघ शासित प्रदेश थे, संघ राज्य क्षेत्र थे, उनकी संख्या कितनी होगी मित्रों 9। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र बन गए। लेकिन बाद में आपको पता होगा दादरा और नागर हवेली और एक था दमन और दीव। देखिए, ये दादरा और नगर हवेली है, ये दमन और दीव है। ये 2 संघ राज्य क्षेत्र थे अलग अलग, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। इन दोनों को मिलाकर एक ही संघ राज्य क्षेत्र बना दिया। यानी कि अब 9 की बजाय संघ राज्य क्षेत्र कितने हो गए मित्रों 8। यानी वर्तमान समय तक राज्यों की संख्या कितनी है 28 और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है 8। इतनी बात क्लियर। अब थोड़ा सा हम राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्रों का थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं। हल्का सा परिचय यहाँ पे हमें कर लेना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में जो राज्य थे, संघ राज्य क्षेत्र थे, ऐसा कोई विभाजन नहीं था। वहाँ पर राज्यों की 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी, A, B, C या D। या इसको कह सकते हैं कै, ख, ग और घ। ये 4 प्रकार के राज्य थे। इसमें 10, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 1, ऐसे करके कुछ ऐसा विभाजन किया गया था। लेकिन आपको आइडिया है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या किया गया, इस A, B, C, D जो विभाजन था इसको समाप्त कर दिया गया और 2 कैटेगरी सर्जित की गई, जिसको कहा गया नंबर 1 तो कहा गया राज्य और नंबर 2 कहा गया मित्रों संघ राज्य क्षेत्र या फिर संघ राज्य। और उस समय जो राज्यों की संख्या थी वो थी 14 और संघ राज्य क्षेत्र जो थे वो मित्रों बनाए गए 6। यानी जब राज्यों को और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थापित किया गया था, गठित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश संघ शासित क्षेत्र सृजित किए गए थे। लेकिन वर्तमान में हम जैसे बात कर चुके हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई 28 और इनकी संख्या कितनी हो गई है मित्रों 8। अब अगर हम संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख देखें कि संविधान में इसका कहाँ पे उल्लेख है, तो मित्रों भाग है 8 और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 239 से 241 के मध्य इनका उल्लेख है।
अब 239 में क्या है, 240 में क्या है, 241 में क्या है, फिर आगे इनके कौन कौन से क्लॉज बाद में जोड़े गए हैं, हम टोटल बात करते हैं। देखते हैं, हम इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। आर्टिकल 239 की अगर बात करते हैं तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। आर्टिकल 240 की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है। शब्दों को समझते जाना। देखिए 239 में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा। हालांकि हम बात करेंगे कि कैसा प्रशासन है, कौन प्रशासन करता है, किस सीमा तक प्रशासन करता है, कौन कौन सी शक्तियां उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, हम टोटल बात करेंगे। 240 में लिखा गया कि कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति को कुछ विशेष नियम बनाने का अधिकार है, कुछ विशेष नियम बनाने की शक्ति है। ये भी हम देखेंगे क्या है। और आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में हाई कोर्ट का उल्लेख है, यानी कि इनके उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या प्रावधान है, उच्च न्यायालय की प्रावधान। शॉर्ट में अपने इतना याद रखना है। हालांकि देखिए 239 में ए, 239 बी, 239 डबल ए, 239 ए और बी, ये काफ़ी सारे इसके आगे क्लॉज हैं, हम उनकी बात करेंगे। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वे जो आर्टिकल्स हैं वो कब जोड़े गए, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़े गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनता है। एक बार के लिए हमें इतना देखना है कि 239, 240 और 241 में क्या प्रावधान है। और हमने देख लिया कि 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इन सीधा सा प्रश्न पूछे कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का डायरेक्ट उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 239 में। अब देखिए 239, 240, 241 में से कोई एक चूज करना है तब तो 239 आएगा, लेकिन 239, 240, 241 और उपरोक्त सभी आ जाए तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति के पास शक्ति है नियम बनाने की, उसका उल्लेख है। और 241 में मित्रों संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में उच्च न्यायालयों की स्थापना कैसे होगी, इसके संबंध में, इसके बारे में प्रावधान है। अब इसके बाद आर्टिकल है 239, या तो इसको ए लिख दो या इसको कै लिख दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। 239 कै। और देखिए जब भी मैंने कहा था कि कैपिटल ए आता है तो इसका मतलब यह आर्टिकल मौलिक संविधान में नहीं था, ही बाद में जोड़ा गया है। पहले हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। इसमें लिखा गया है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विधान मंडलों का गठन किया जाए या फिर उसमें मिनिस्ट्री का गठन किया जाए, यानी कि मंत्रिपरिषद का, या फिर दोनों का गठन किया जाए। यानी कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं, हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल की आवश्यकता है, या तो वहां पर विधानमंडल गठित किया जाए या वहां पर मंत्री परिषद का गठन किया जाए या फिर दोनों का किया जाए। यानी कि संसद के पास ये शक्ति आ गई है अब इस आर्टिकल के तहत कि वो किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का गठन कर सकेगी। और ये जो आर्टिकल है 239 ए, ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया मित्रों 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा। कब जोड़ा गया? 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 हुआ, उसके द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है 239 बी या 239 ख। ये आर्टिकल कहता है कि अगर किसी समय किसी संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल सत्र में नहीं है, देखिए हमने पढ़ा था ना कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है या राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो उस दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है। तो
अगर संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों में भी प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, प्रशासक होते हैं, मुख्य आयुक्त होते हैं। ये हम देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन होता है। अब मान लेते दिल्ली की बात कर लेते हैं। अब दिल्ली में विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और एकाएक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को किसी कानून की आवश्यकता है, तो वहाँ की उपराज्यपाल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। और ये शक्ति जो मिलती है मित्रों, ये मिलती है 239B या ख के तहत। हम इसमें एक शब्द लिखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और मित्रों सभी को पता है कि अध्यादेश जारी कब होता है। अध्यादेश जारी होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा या जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों की, तो किसी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा का या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है मित्रों, ये जोड़ा गया था 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत आर्टिकल 239B या 239 ख जोड़ा गया। इतनी सी बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मित्रों दो और आर्टिकल हैं, आर्टिकल 239AA या इसको कह सकते हैं, और आर्टिकल 239AB या इसको कह सकते हैं। ये जोड़े गए 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इसमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान है मित्रों कि दिल्ली जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान है। शब्दों को समझते जाना, यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन के स्कोप्स हैं। 239AA कै अब ये 239 कै नहीं है, ये 239 डबल कै है। इसके पहले जो डबल कै है उसमें लिखा गया है दिल्ली का प्रशासन जो है वो कैसा होगा, और 239AV या कै में लिखा गया है कि अगर किसी तरीके से दिल्ली का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस दौरान यहाँ पर कौन कौन से उपबंध काम करेंगे, उस संदर्भ में संविधान में क्या कुछ लिखा गया है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। लेकिन क्या संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही है? अगर दिल्ली का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या वहाँ पे हाथों हाथ राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू कर देंगे? नहीं। इसके संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान है और हम उन्हीं को देख रहे हैं कि क्या क्या प्रावधान है। देखिए हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मैं दोबारा से क्लियर कर दूं इस बात को। 239 सीधा उसमें लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा। 240 में कुछ राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति को विशेष शक्ति दी गई है, उसका प्रावधान है। 241 में उच्च न्यायालय का उल्लेख है। ये दो आर्टिकल तो कंफ्यूज करते ही नहीं है, 239 ही कंफ्यूज करता है। 239A में क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में संसद विधानमंडल का गठन कर सकती है या मंत्री परिषद का गठन कर सकती है या फिर दोनों का गठन कर सकती है। प्रश्न आ सकता है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र में मंत्री परिषद का गठन करने की शक्ति संसद में निहित है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो 239A। या ऐसा लिखा जा सकता है कि आर्टिकल 239A के तहत किसी संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल का गठन करने की शक्ति किसमें निहित है? उसमें हो जाएगा राष्ट्रपति, संसद, ऐसे करके किसमें रहेगा? संसद में। 239B यानी कि अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र का संघ राज्य क्षेत्र की विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो वहां के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति रहती है। ये हमने पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा 239AA, 239AB, दोनों का संबंध किससे है? दिल्ली से, दिल्ली के प्रशासन से। दिल्ली के प्रशासन के बारे में प्रावधान है और संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में प्रावधान है। अब हम यहाँ पे एक एक आर्टिकल्स को क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों हम पहले ये देखेंगे कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में पहले फ़र्क क्या होता है। हम संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि संघ राज्य क्षेत्र हम किसको कहेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या फ़र्क है, उनमें भी फ़र्क है, हल्का सा फ़र्क है। देखिए पहले बात करते हैं राज्य की और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करते हैं।
जो राज्य होते हैं वो केंद्र के साथ संघात्मक संबंध बना के रखते हैं। संघात्मक संबंध का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट करते हुए वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि दो प्रकार की सरकारों का यहाँ पर हमें अस्तित्व देखने को मिलता है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, और दो सरकारों का होना अपने आप में संघात्मक शासन का उदाहरण है। लेकिन जो संघराज्य क्षेत्र है वहाँ पर अगर सरकारें, पहली बात है कुछ संघराज्य क्षेत्र ही ऐसे हैं जिनके पास सरकारें हैं, जैसे दिल्ली के पास अपनी विधानमंडल है, पुडुचेरी के पास अपना विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानमंडल है। बाकी किसी भी संघराज्य क्षेत्र के पास अपना विधानमंडल है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पास विधानमंडल भी है तो भी विधानमंडलीय शक्तियां पूर्ण तरीके से उनके अंडर में नहीं है। ये सारी शक्ति केंद्र सरकार के अंडर में है, इसलिए ये केंद्र सरकार के साथ एकात्मक संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि संघराज्य क्षेत्रों का होना भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। दूसरा, केंद्र के साथ शक्ति में हिस्सेदारी, यानी कि शक्तियों का जब बंटवारा किया गया है तो 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और वहां भी लिखा गया है कि संघ सूची के विषय पे संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर सामान्य परिस्थिति में राज्य सरकारें कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि इनके पास विधानमंडल है, बाकी जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की शक्ति का बंटवारा किया ही नहीं गया है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही है। लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के पास अगर विधानमंडल भी है तो भी संघ सरकार यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सभी विषयों पर कानून बना सकती है किसी भी परिस्थिति में। देखिए, राज्यों में अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान के बारे में अगर संघ सरकार को कानून बनाना है तो उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। आर्टिकल 249, 250, 251 का प्रयोग करके ही यहाँ पर कानून बन सकते हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में कानून बनाना हो तो उसके लिए केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की औपचारिकता को पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, जो राज्यपाल होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि राज्यों में कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। लेकिन जो संघराज्य क्षेत्र है वहां पर राज्यपाल का पद होते नहीं, वहां पर जो प्रशासक होता है उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। और किस संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक को किस नाम से संबोधित किया जाएगा, उसका पद नाम क्या होगा, ये तय करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न आ सकता है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से संबोधित किया जाए या प्रशासक का पदनाम क्या होगा, ये तय करने का, ये फिक्स करने का जो अधिकार है वो किस में निहित है? तो ये मित्र राष्ट्रपति में निहित है। अब देखिए, वहां पे उपराज्यपाल होते हैं, प्रशासक होते हैं, मुख्य आयुक्त होते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उपराज्यपाल होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संघ राज्य क्षेत्रों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद होता है? तो देखिए, दिल्ली, पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पर तो विधानमंडल है तो यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। अंडमान निकोबार में विधानमंडल नहीं है परंतु वहाँ पर एलजी है। जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है प्लस एलजी भी है। लद्दाख में विधानमंडल नहीं है परंतु एलजी है। यानी कि अंडमान निकोबार और लद्दाख ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पर विधानमंडल नहीं है लेकिन एलजी है। बाकी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है? एलजी भी है, विधानमंडल भी है। चंडीगढ़ जो संघ राज्य क्षेत्र है, चंडीगढ़ में प्रशासक को क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। बाकी दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रशासक को प्रशासक ही बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में क्या बोला जाता है? मुख्य आयुक्त। सॉरी, दादरा व नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, प्रशासक बोला जाता है। चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर बोला जाता है। और बाकी मैंने बात कर ली, उपराज्यपाल बोला जाता है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और राज्यों में प्रशासक को सिर्फ क्या कहेंगे? राज्यपाल। और वहाँ पे राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, वहाँ की उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों में जो प्रशासक होते हैं वो राष्ट्रपति के एजेंट हैं, वो उस संघ राज्य क्षेत्र के संवैधानिक प्रमुख नहीं है, वो केवल और केवल वहाँ पे राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट,
आर्टिकल 131, देखिए आर्टिकल 131 में लिखा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है या केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में ऐसा प्रावधान ही नहीं है। अगर एक संघ राज्य क्षेत्र का संघ सरकार से कोई विवाद हो जाता है तो वो कहाँ पे जाएंगे, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उनके पास अधिकार नहीं है कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो यहाँ से पता चलता है कि संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में क्या फ़र्क है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि संघ राज्य और राज्य में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे हम एक बात और कर लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्र और इसके साथ है केंद्र शासित प्रदेश। वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग समानार्थी कर लेते हैं। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है कि संघ राज्य क्षेत्र है, और हम ये कह देते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और एक यहाँ पे लिखेंगे हम लद्दाख। लद्दाख क्यों आता है हम आगे बात करेंगे। अब है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे आते हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा व नागर हवेली, दमन और दीव, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ये आते हैं। अब देखिए मित्रों, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर विधानसभा है परंतु इसके बावजूद ये केंद्र सरकार के अंडर में है, यानी केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए ये अपनी विधानमंडलीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी अपने आप में एक तरीके से स्वतंत्र भी हैं और नहीं भी हैं, इसलिए इसको बोलेंगे संघ राज्य क्षेत्र। लेकिन चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, ये पूर्णतः केंद्र सरकार के अंडर ही हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रशासन केंद्र सरकार डायरेक्ट यहाँ पे प्रशासन करती है, जबकि दिल्ली में डायरेक्ट नहीं है। दिल्ली में प्रशासन करने के लिए पहले वहाँ की विधानमंडल है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रशासन होता है। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि सभी केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र हैं। हम कह सकते हैं कि सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वे संघ राज्य क्षेत्र हैं, लेकिन सभी संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं ऐसा नहीं है। शब्दों को समझना जरा। देखिए दिल्ली है तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है क्या? दिल्ली नहीं, क्योंकि दिल्ली में डायरेक्ट केंद्र सरकार का प्रशासन नहीं होता है, इसलिए दिल्ली को हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं कह सकते। सामान्य बोलचाल में भले हम बोल देते हैं, वो अलग बात है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल है। यानी कि ये 8 के 8 संघ राज्य क्षेत्र तो है, बिल्कुल है, लेकिन 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश केवल 4 है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र हैं, परंतु संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश शब्दों में क्या फर्क है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं मित्रों। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था कैसी होती है, और पहला ही पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो ये मान के चलो कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है मित्रों? तो ये चलाते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 239 की क्लॉज 1 में ये बात लिखी गई है कि जब तक संसद कोई कानून बनाकर ये नहीं कह देती कि आज से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति नहीं चलाएंगे, संसद चलाएगी, तब तक ये प्रशासन राष्ट्रपति ही चलाते रहेंगे। और अभी तक संसद ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। आप मेरे शब्दों को समझना। पहला प्रश्न तो ये है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति चलाते हैं। और आर्टिकल 239 के क्लॉज 1 में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति शासन कब तक चलाएंगे?
इसमें लिखा गया है कि जब तक संसद एक प्रस्ताव पारित नहीं कर देती, मान लेते संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि आज के बाद संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति नहीं चलाएंगे, संसद चलाएगी या कोई नई बॉडी का गठन कर दिया जाएगा वो चलाएगी, तब जाकर राष्ट्रपति की शक्ति ये समाप्त हो सकती है, वरना तब तक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होगा और अभी तक हो रहा है। आर्टिकल 239 के क्लॉज सेकंड में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी राज्य के राज्यपाल को किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एक राज्य है, ये एक पूर्णतः राज्य है और इसके बगल में ये एक संघ राज्य क्षेत्र है। क्लियर? अब इस राज्य का एक राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि इस राज्य के राज्यपाल को इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। अब जैसे पंजाब का राज्यपाल है, वो चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, यानी चंडीगढ़ का प्रशासक अलग से कोई व्यक्ति नहीं है। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? जो पंजाब का राज्यपाल है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ये पावर भी किसके पास है मित्रों? ये पावर भी राष्ट्रपति के पास है। दो बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 239 का क्लॉज 1 ये कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होगा जब तक संसद इस तरह की कोई विधि पारित नहीं कर देती। और दूसरा है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्रों में कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें विधानमंडल का गठन हो चुका है और किस तरीके से उन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल का गठन हुआ है। जैसे मैंने पढ़ा कि 14वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1962, उसके तहत कुछ राज्यों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के गठन का प्रावधान किया गया। देखिए क्या था, शब्दों को समझते जाना। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि संसद चाहे तो सुविधा अनुसार कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल का गठन कर सकती है या मंत्री परिषद का गठन कर सकती है या चाहे तो दोनों का गठन कर सकती है। और इसके लिए संसद ने एक अधिनियम पारित किया, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963। मित्रों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 पारित किया और इसके तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में विधानमंडलों का गठन कर दिया। किस किस में? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में विधानमंडलों का गठन कर दिया। आगे चलकर गोवा, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी विधानमंडलों का गठन कर दिया गया। देखिए मित्रों, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कौन कौन से राज्यों की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में, यानी कि जब संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 बना था तो पहली दफा हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में विधानमंडलों का गठन कर दिया गया। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा उस समय संघ राज्य क्षेत्र थे। शब्दों को समझते जाना मित्रों, उस समय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र थे। लेकिन आगे चलकर क्या किया गया? गोवा, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी क्या कर दिया गया मित्रों? मिजोरम में भी विधानमंडल का गठन कर दिया गया। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन सबको क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या बचा? दमन और दीव। आगे हम पढ़ेंगे दमन और दीव के फिर विधानमंडल कहाँ पे चला गया हम देखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, प्लस में इसके साथ था मित्रों पुडुचेरी। ये सबसे पहले पुडुचेरी में ही गठित किया गया था। हम ये कह सकते हैं पुडुचेरी सहित इन सभी में विधानमंडल का गठन कर दिया गया।
लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इनमें विधानमंडल का गठन वैसे ही होना ही था। तो यानी हम अभी बात करें पुडुचेरी की। पुडुचेरी में विधानमंडल का गठन हो गया कब? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। फिर दिल्ली में विधानमंडल का गठन कैसे हुआ? तो उसके लिए मित्रों 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 किया गया और उसके तहत संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 239AA और 239AB या 239 कै 239 कै आर्टिकल जोड़ के दिल्ली में विधानमंडल का गठन किया गया। यानी कि देखिए, अब 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल है, या तो पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में विधानमंडल कब बना? 14वें संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली में है तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। और तीसरा है मित्रों जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। उसका विधानमंडल ऑलरेडी था तो उसके गठन का हमें उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर कैसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र बना और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के प्रशासन की व्यवस्था क्या है, उस पर लगभग 1 घंटे की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो ये हो गया विधानमंडल का गठन किस तरीके से हुआ, हमने क्लियर कर लिया। 17वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी में और 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानमंडलों का गठन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है वो कैसी है। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और मित्रों, ये ऑर्डिनेंस कब जारी होगा हम पढ़ चुके हैं, जब वहाँ के विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ के प्रशासक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सामान्य ऑर्डिनेंस जो कि 123 और 213 में है उससे थोड़ा अलग है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, नंबर 1 तो अगर किसी प्रशासक को अध्यादेश जारी करना है तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करना होगा, राष्ट्रपति से बातचीत करनी होगी कि भाई ऐसे ऐसे करके हम ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का विघटन हो गया है या चल रहे सत्र को भी सिर्फ स्थगित किया गया है तो ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकेगा। समझना मित्रों, पहली बात तो है कि प्रशासक द्वारा ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाएगा, और हमें पता है कंडीशंस क्या है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा। दूसरी बात, ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए राष्ट्रपति से पहले परामर्श करना होगा, राष्ट्रपति से पहले निर्देश प्राप्त करने होंगे, राष्ट्रपति से बातचीत करनी होगी। लेकिन इसमें एक और कंडीशंस हैं कि अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का विघटन ही हो गया है या फिर विघटन नहीं हुआ, बैठक चल रही थी, कुछ टाइम पीरियड के लिए बैठक को स्थगित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। और मित्रों, बाकी कंडीशन सेम है। ऑर्डिनेंस की जो टाइम वैल्यू होगी, कब तक होगी, हमने पढ़ रखा है कि 6 सप्ताह तक ही वो जिंदा रहेगा। 6 सप्ताह बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह पूरे होने से पहले उस संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कानून बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अन्य राज्यों में या फिर संसद में होता है। तो लेकिन आपको इतना ख्याल रखना है कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं जो सामान्यतः आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 में नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 240 के बारे में। हमने पढ़ा था कि 240 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ रेगुलेशन, कुछ रूल्स बना सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जो राष्ट्रपति ने विनियम बनाए हैं वे उतने ही वैलिड होते हैं जितना संसद द्वारा बनाया गया कोई एक्ट, संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम होता है। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति ये जो विनियम बनाएगा वो किस किस के लिए बना सकता है। प्रश्न आ सकता है कि आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष विनियम बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है मित्रों। इसमें लिखा गया है कि एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है नंबर 1। नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 दादरा व नागर हवेली और दमन एंड दीव, और चौथा है मित्रों पुडुचेरी।
अब देखिए ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, ये तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे विधानमंडल नहीं है तो राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। लेकिन देखिए पुडुचेरी में विधानमंडल होने के बावजूद भी राष्ट्रपति उसके लिए विशेष विनियम बना सकते हैं। और इधर देखिए चंडीगढ़ में विधानमंडल नहीं है फिर भी राष्ट्रपति यहाँ के लिए विनियम नहीं बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर 240 आर्टिकल 240 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो बड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट है, दिमाग खराब होने लग गया होगा आपका भी। आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम नहीं बना सकते। इसमें हमारे पास 4 ही ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, और चौथा है मित्रों पुडुचेरी। सिर्फ 4 ही संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 240 के तहत विनियम बना सकते हैं। और इन नियमों की वैलिडिटी या यूँ कहें कि वैधता उतनी ही होती है जितनी संसद द्वारा बनाए गए किसी नियम की। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान है और इसमें यह लिखा गया है कि संसद विधि बनाकर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पर्सनल हाई कोर्ट की व्यवस्था भी कर सकती है या चाहे तो किसी अन्य हाई कोर्ट जो भी उनका निकटतम हाई कोर्ट है उनको उनके अंडर में कर सकती है, यानी किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी निकटतम हाई कोर्ट के अंडर कर सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो चंडीगढ़ जो संघ राज्य क्षेत्र है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन आता है, यानी कि चंडीगढ़ से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में आएगा। लक्षद्वीप जो संघ राज्य क्षेत्र है वो केरल हाई कोर्ट के अंडर में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने मामले हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आएंगे। पुडुचेरी की अगर बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में आता है। दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बंबई हाई कोर्ट के अंडर में आता है। परंतु दिल्ली एकमात्र, या हम ये नहीं कह सकते क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भी अपना स्वयं का हाई कोर्ट है, लेकिन एक बार के जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो अब तक दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र था जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है। 1966 में दिल्ली का स्वयं का हाई कोर्ट गठित किया गया, स्थापित किया गया। लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद 2 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जिनके स्वयं के हाई कोर्ट हैं, दिल्ली का और दूसरी बात करें हम जम्मू कश्मीर का स्वयं का हाई कोर्ट है। तो ये हो गया आर्टिकल 239, 240, 241। अभी अपने को आगे जो बात करनी है वो हम देखेंगे कि दिल्ली का प्रशासन कैसा है, हम देखेंगे पुडुचेरी का प्रशासन कैसा है और लास्ट हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रशासन है, जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। और वहाँ पर हम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की भी बात करेंगे और उससे पहले आर्टिकल 370 में क्या प्रावधान थे हम उसकी भी बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ बातें जो मैंने बेसिक सी बातें आपको बताई है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।